अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू वशत के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया दिन, नई सुबह, नए आज़म के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। कई मौज़ूआत हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बना लें कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे शो के टॉपिक्स की जानिब। वो कौन से अमाल और वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से इंसान की रिज़्क़ और रोज़ी कम हो जाती है, शो में आज उस पर तफसील से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगर किसी को ये लग रहा है कि उसके रिस्क में कमी हो रही है तो किस तरीके से वो उसको ओवरकम कर सकता है। कमिश्नर कराची ने मुंह जोर दूध फरोशों के सामने घुटने टेकते हुए दूध की कीमत में यकमुश्त 50 रुपये इजाफा तो कर दिया है, लेकिन दूध 170 रुपये की सरकारी कीमत के बजाय 180 से 200 रुपये में जिसका जैसे मन कर रहा है धड़ल्ले से बेच रहा है। माजी की तरह इस बार भी कमिश्नर कराची ने मुकर्रर करदा नर्ख पर अमल कराने में जो है वो यकीन दहानी तो कराई थी, लेकिन अब इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है सब पे हम बात करेंगे। एडिशनल कमिश्नर कराची सैयद जावेद मुजफ्फर को आज हमने स्टूडियो मधु किया। सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सर मुझे बताइएगा, आपकी टीम्स सर्वे कर रही हैं, कोई ऐसा अभी तक आपको नज़र आया कि जी जो आपने सरकारी नर्ख मुकर्रर किया है उसी पे मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है, कोई गिरफ्तारी या एनीथिंग लाइक दैट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी, आपने मुझे प्लेजर बुलाया। थोड़ा सा पहले मैं इस पे मैकेनिज़्म पे जाता हूँ कि हम ये प्राइस जो है वो फ़िक्स क्यों करते हैं और फिर कैसे करते हैं। इसमें होता ये है कि डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि बिज़नेसेस जो हैं वो अपने प्रॉफिट जनरेट करें, लेकिन कहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो। कमिश्नर कराची जो है ही इज़ द प्राइस कंट्रोलर और उसकी रीज़न ये होती है कि कहीं कार्टेल्स ना बने, कुछ ना हो, तो एक रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे मौजूद रहें सिस्टम में। इसी पे फिर हम ये है कि जैसे मिल्क जो है यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है मिल्क। इसमें तकरीबन कहते हैं कि 70 लाख लीटर जो है पर डे, तो डेफिनेटली और हर कोई इसको यूज़ भी करता है। तो फिर इसमें यह है कि हम पीरियोडिक इसकी जो है वो मीटिंग्स करके और क्वार्टरली बेसिस पे प्राइसिंग सेट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हम जो है उसके थ्रू सर्वेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो लाइफ स्टॉक है, हमारा ब्यूरो सप्लाई है, हमारा फूड डिपार्टमेंट है और हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इन सब से जब हम एक अपना सर्वेस कंडक्ट करते हैं, उसमें इनपुट्स देखे जाते हैं, वेरिएबल्स देखे जाते हैं, मुख्तलिफ जैसे फोडर की प्राइस हो गई, मिल्क की, वो ये एनिमल की प्राइस, सबको करके फिर यह है कि हम जो हमारी एसोसिएशंस हैं जिसमें आपकी फार्म एसोसिएशन है, होलसेल है, रिटेल है, उनको भी हम कहते हैं कि आप भी अपनी प्राइसिंग पे वर्किंग करके फिर हम एक मीटिंग कॉल करते हैं। उसमें हम कंज्यूमर एसोसिएशंस को भी बुलाते हैं ताकि वो भी अपनी वर्किंग करके हमारे साथ डिस्कस करके फिर हम एक फ़ाइनल एक मुत्तफ़िका फ़ैसले पे आते हैं कि जी प्राइस होनी क्या चाहिए। इस बार जो है वो प्राइस जो बेस्ट निकली वो 153 जो है वो हमने फार्मर, जिस पे फार्मर बेचेगा दूध, और फिर 160 होलसेलर, फार्मर जो बड़े वाले हैं जो जहाँ पे दूध जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और लास्ट जो है वो 170 जो है वो रिटेल की हमने प्राइस फाइनल की, और इसमें भी 6% फैट के साथ, मतलब एक अच्छा खालिस दूध की ये प्राइसेस हैं। अब जब ये प्राइस आ गई फिर डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फिर भी नहीं मानते, लेकिन उसके लिए फिर हमने क्लियरली अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ये हदायत की है कि वो अपनी टीम्स जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और मुख्तियार कार ऑन ग्राउंड हैं कि आप जाएं और चेक करें कि कौन वायलेट कर रहा है। अगर कहीं पे इस तरह वो स्पॉट चेकिंग होती है, सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं, कहीं पर हमें पाया जाता है कि दूध जो है वो महंगे दामों बिक रहा है, तो हम फिर उसके ऊपर ना सिर्फ चालान बल्कि सील भी करते हैं और हम अरेस्ट भी करते हैं। अभी सारी चीज़ें हुई भी। अच्छा, आपने जो ब्रेकअप बताया इससे पहले 120 मुकर्रर की गई थी, ठीक है, अब ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ इसको, आई गेस, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 120 से हम डायरेक्ट 170 पे आए जो कि आपने कीमत बताई, उसकी वजह क्या हुई है? बिकॉज हालिया दिनों में जो एक वजह बताई जाती है
ज़्यादातर कि जी फला कीमत बढ़ गई, चारे की कीमत बढ़ गई, चारा हम यहाँ नहीं उगाते, चारा कराची से बाहर उगाते हैं, इसलिए उसको लाने की कॉस्ट है, उसको उगाने की कॉस्ट है। तो 120 से 170 में हम क्यों गए? देखिए, इस पे हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। हमारे सामने जो प्राइसिंग आती है कमोडिटीज़ की, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी उस टाइम की प्राइस होती है वो हम फिक्स करते हैं, ताकि किसी पे एक तो हमारे जो लोग जो यूज़र्स हैं उस पर भी एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, और ऑब्वियसली ये बिज़नेस वाले हैं वो भी जायज़ बिज़नेस अपने करते रहें। तो जो भी वेरिएबल, जो भी इनपुट्स हमारे सामने थे, उनकी जो प्राइसेस थी उसके हिसाब से ही प्राइस। अब मैं आपको बताऊं, अगर उन इनपुट्स में कमी आती है, अब हम जब नेक्स्ट जनवरी में करेंगे मीटिंग, और अगर उसमें हम देखते हैं कि चीज़ों में कमी है, तो फिर हम प्राइस कम भी करेंगे। तो ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा ही करना है, तो ये तो ऑन फैक्चुअल ग्राउंड्स जो चीज़ें होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्राइसिंग हम करते हैं। अच्छा, मैं जावेद साहब यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि जवाब साहब कि प्रॉब्लम ये है कि जब वेरिएबल्स की बात करते हैं, वो वेरिएबल्स अभी जब एक प्राइस हाइक थी बाकी सारी चीज़ों में, तो कम लेट्स जस्ट टेक पेट्रोल, कमी आई। जब उसकी कमी आई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल कॉस्ट ड्रिवन होती हैं, जब उसमें कमी आ रही है तो फिर इसमें आपके 120 से 170 क्यों जाना पड़ा? इट्स नॉट माय क्वेश्चन, ये उन हाउस होल्ड्स का क्वेश्चन है जो जब जाते हैं तो उनको बताया जाता है, देखें जी इसकी बढ़ गई तो अब तो हमने भी बढ़ानी है ना। तो क्या वाकई वेरिएबल्स बढ़ गए थे या फिर ये कोई और मामलात हैं? जैसे कि लोग कह रहे हैं जी घुटने टेक दिए, ये तो मतलब कार्टेल बना देते हैं, एहतजाज पे आ जाते, प्रोटेस्ट पे आ जाते, कहते हैं किसी बढ़ाने चले बढ़ा लें। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो बेसिकली इफेक्टिव प्राइस मैकेनिज़्म है उसको देखते हुए आपने, अब जैसे 120 जब रखी थी तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर देखी गई थी, इसीलिए 120। अब बाकी चीज़ों का थोड़ा सा चीज़ें जैसे फ्लड्स वगैरह भी आए हुए थे, चीज़ों का काफ़ी महंगाई की तरफ गई थी, तो उसको भी हमने देखा। मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर इसको देखेंगे, और अगर इसमें या तो इसको मेंटेन किया जाएगा या कम भी कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलें जवाब साहब, ये एक चीज़ समझ में आती है, फ्लड्स वाली जो चीज़ है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जी, अब सिचुएशन ऐसी बनती है, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों तक एजुकेशन पहुँचाना, एजुकेट करना लोगों का। ये सवाल हमेशा से रहता है, वो ये समझते हैं कि जो मशीनरी है हमारी, जो कमिश्नर साहब के अंडर काम करती है, समहाउ इट लुक्स वल्नरेबल, कि अगर कोई भी किसी, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मिल्क प्राइसेस, किसी भी दिन कोई भी खड़ा होकर ये बोले कि जी मेरे पास 5 ट्रक हैं और अब मैं नहीं करूँगा, अब आप मेरी माने बात, तो फिर लोग ये कहते हैं कि जी हमारी मशीनरी है, जिन्हें हमारे लिए काम करना चाहिए, वो उनके सामने बिल्कुल ढह जाते हैं, वो बिल्कुल कंज्यूमर फ्रेंडली उनके डिसीजन नहीं होते, उनके बिजनेस फ्रेंडली डिसीजन होते हैं। इस आर्गुमेंट को आप कैसे टेक करते हैं? देखें, इसमें हमारी जॉब है कि हमने रिट ऑफ द वो कायम करनी होती है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी मशीनरी जो है वो बिल्कुल उनके सामने घुटने टेक दे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हम एमिकेबली उसको रिज़ॉल्व करें, खुश असलूबी से बैठ के उनकी भी बातें सुने, और जो जायज़ चीज़ है उस पर हम फैसला आए, और इसी तरह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी टीम्स हैं वो रेगुलरली, अगर मैं प्राइस की बात करूं कि उस पर बिल्कुल चेकिंग कर रही होती है, और फिर इसके हवाले से हमने, अब हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आवाम जो है वो अगर इस तरह की कोई शिकायत हैं वो दर्ज भी करवाएं। जैसे 1299 हमारा एक नंबर है, कंप्लेंट सेल नंबर है, उस पर कॉल करके बताएं अगर कहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है। फिर हमारे फेसबुक, कमिश्नर ऑफिस की फेसबुक प्लेटफॉर्म पे हमें बता सकते हैं। 1299 है कमिश्नर कंप्लेंट, जी, कमिश्नर कंप्लेंट सेल जो है, ठीक है। फिर हमारे ट्विटर अकाउंट हैंडल है, फिर हमारे पास फेसबुक है, तो कहीं से भी हमें पता चलेगी तो हम जो है उसको उसी सूरत में हम कंसर्न ऑफिसर को भेजते हैं, और फिर कंसर्न ऑफिसर उस पर वो करके इम्प्लीमेंट करवा कर फिर हमें रिपोर्ट बैक भी करते हैं। ये आपने अच्छी चीज़ की। ये मैं एक बार फिर हम ये नंबर चलाएंगे भी, और लोग जो हैं उनको अपनी जो कंज्यूमर राइट्स, आपको पता है हमारे यहाँ लोग कितना ही समझते हैं, तो आप कंज्यूमर, आपकी भी ये ना सिर्फ जिम्मेदारी से बढ़ के आपका हक़ है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखें तो आप जो हमारे जो इदारे हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ।
हैं 1299 ये नंबर हम चला भी रहे हैं। अगर आपको कहीं गिराफ फरोशी नज़र आ रही है, अगर आपको कहीं दीगर चीज़ें नज़र आ रही तो आप ज़रूर करें। अच्छा जवाद साहब, एक चीज़ और, अब ये प्राइसेस की बात हो गई और आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो उसको असर्टेन किया जाएगा दैट विल बी इन जनवरी। ओके, इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हमने कीमत बनाई है 170 वो 170 पे ही हो? कई जगहों से कंप्लेन ये आई है कि जी कहीं 180 कहीं 200 जैसे मनमानी हो रही है, तो इसके लिए क्या कर रही हैं टीम्स? हाँ जी, बिल्कुल आपको पता है कि क्वांटम बहुत बड़ा है। yes. बहुत सारे जो हैं इसमें रिटेलर्स और इन्वॉल्व हैं इसमें, और सारे जो हैं वो डेफिनेटली जो हमारी कायम करदा रेट्स हैं उस पर नहीं चल रहे होंगे। लेकिन इस पे फिर हमारी टीम्स क्या करती हैं कि एक तो हमारा कंप्लेंट मैकेनिज्म, जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट आती है हम उसको चेक करते हैं और अगर कोई एविडेंस मिलता है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। दूसरा, सरप्राइज़ विजिट्स भी हो रहे हैं। जैसे हमारे अभी पिछले दिनों एक एसी साहब वो खुद एक बायर बन के गए, उन्होंने चेक किया तो वो वाकई में 10 रुपये महंगा बेच रहा था, तो उसी टाइम पर उसे जो है वो अरेस्ट किया, उसकी सील की। तो डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो रेट फाइनल हुआ है उसी पे अमल दरामद हो, स्ट्रिक्टली अमल दरामद हो। ठीक है। एडिशनल कमिश्नर कराची जवाद मुजफ्फर साहब, रियली सॉरी फॉर द नेम, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें और उस पर अमलदारी हुकूमत की हमें रेड भी नजर आए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। हमारे यहाँ इंसानियत पे कई सवालात पहले भी उठे हैं और आगे भी उठते रहेंगे और उस वक्त तक उठते रहेंगे जब तक कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में पेश आए वाक़या इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इलाका मकीनों ने अगवाकारी के इल्ज़ाम में टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन को तशद्दुद किया पहले उन पे, और फिर मार मार के कत्ल कर दिया। मुश्तइल हुजूम ने दोनों अफराद की गाड़ी को आग भी लगा दी। कराची जो कि चोरी डकैती छीना झपटी के हवाले से ये वजह शोहरत लफ्ज़ बहुत गलत है, लेकिन अब क्या करें जब मामलात ही यही हैं। हम वो उन दोनों बदनसीबों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और ये वाक़या जिस तरीके से हो रहा है हम इस तरीके का पूरा ब्लर करके भी चला रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि बच्चे ना देखें। अभी मेरे जो नुमाइंदे मेरे साथ बैठे उन्होंने एक जब बात ये बोली तो मैं ये बोलने पे मजबूर हूँ कि हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे ना देखें, लेकिन वहाँ इस मुश्तइल हुजूम में छोटे छोटे बच्चे भी थे। इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट साद साबरी मौजूद हैं। साथ बहुत शुक्रिया। इस पर हम आपसे पूरी डिटेल लेंगे और इस हवाले से जो एक और पहलू निकलता है वो बर्दाश्त का और उससे भी बढ़ के अक्ल इस्तेमाल करने का, उस पर हम बात करेंगे। स्कॉलर मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो उम्मीद है कि उम्मीद है आपकी तबीयत जो है वो भी ठीक होगी। तो सबसे पहले मैं साद से बात का आगाज़ करता हूँ। साद, क्या हुआ ये ज़रा मुझे बताएं। फैसल हुआ यूं कि ये 2 नौजवान थे, एमन और एक का नाम इसहाक उसका ड्राइवर था, एक इंजीनियर था ये लड़का एमन। अच्छा। ये लोग मच्छर कॉलोनी गए अपने रूटीन वर्क पे, डेली वर्क पे। टेलीकॉम कंपनी के मुलाजमीन थे, तो कोई भी केबल्स का फॉल्ट आता है उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए लोग जाते हैं। और वहाँ पर लाजमी सी बात है, इतना बड़ा कराची है, जब किसी एरिया में जाते हैं तो किसी से पूछते होंगे यार फलां एड्रेस बता दो, फलां जगह बता दो। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पर केबल्स को देखते हैं, उनका जो भी मसला होता है उसे सॉर्ट आउट करते हैं। इसी असना में ये दोनों नौजवान वो अपना पॉइंट जो है उसको ढूंढ रहे थे। तो हो सकता है किसी बच्चे से बात की हो कि भाई फलां जगह कहाँ पर है। तो जब वहाँ के इलाका मकीन ने देखा कि एक कार में 2 नौजवान हैं और वो 2-3 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं, तो उन्होंने आकर इनसे शुरू में ही बिल्कुल इब्तदाई तौर पे ही बड़ी सख्ती से पूछा, आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इतने में कि वो बता रहे हैं, अपनी शनाख्त करवा रहे हैं, मॉब जमा हो गया। और फिर आपको पता है जब मॉब जमा हो जाता है फिर सुनता कोई नहीं है, फिर सिर्फ आवाज़ें आती हैं। उन्हीं आवाज़ों के दरमियान किसी ने हाथ लगाया और एक हुल्लड़बाजी शुरू हो गई, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से वहाँ पर पोलियो टीम के साथ कुछ 2 या 3 कांस्टेबल्स थे। उन्होंने जब देखा वो बढ़े और उन्होंने बचाने की कोशिश की तो एक कांस्टेबल को भी ज़ख्मी कर दिया, उसका सर फाड़ा और वो नहीं बचा सके, उनको उठा के पुलिस वालों को भी फेंक दिया। और फिर आपको मालूम है कि कितना तशद्दुद किया, किस तरीके से उन नौजवानों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। इनमें से एक नौजवान ऐसा था फैसल, जिसका नाम एमन था, जो इंजीनियर था। 6 माह पहले उसने ये कंपनी ज्वाइन की थी। उसका होम टाउन है ठट्टा। अच्छा। तो
सामान्य मुझे भेजा वहाँ पर कवरेज के लिए उनकी फैमिली के पास। हम ताज़ियत के लिए भी गए और मैं पर्सनली जाना चाहता था क्योंकि वो नौजवान, उसकी फैमिली से मेरे पर्सनल टर्म्स हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। ठीक। तो बड़ा मुझे अफसोस भी था जब मैं वहाँ गया, उनके वालिद साहब से मिला, इतने होशरुबा इंकशाफात हुए, ऐसी बातें पता चली कि मैं हैरान रह गया। वहाँ पर उनकी कंपनी के भी कुछ कोलीग्स आए हुए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सूटेड बूटेड नौजवान जो इंजीनियर है, जिसके लुक से पता चलता है कि वो कौन है, वो अपना कार्ड दिखा रहा है, अपना लैपटॉप दिखा रहा है, अपने टूल्स दिखा रहा है, एयर कंडीशन कार से वो उतरा है और फ़ोन तक पे बात करा दी। ये मुझे उसके कोलीग्स ने बताया जो उसकी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा फ़ोन पे बात करवा दी थी कि जी हम फ़लाँ कंपनी से हैं, जी हमारे बंदे हैं, ये ऐसे ऐसे आए हैं। ना जाने इस कौम को क्या हो गया, उस हुजूम को क्या हो गया था कि उन्होंने एक ना सुनी। मैं इस पे साथ आपसे मज़ीद भी अपडेट लूँगा क्योंकि आपने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि पुलिस वाले जो वहाँ पे थे, मैं आपसे करूँगा इस पे सवाल, लेकिन मौलाना साहब से थोड़ा सा मैं सवाल करता हूँ। मौलाना साहब, जैसे कि साद ने कहा, जो उसने बात की मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। न जाने क्या हुआ है हम लोगों को। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ जो चोरी डकैती और इस तरह के वाक़यात होते हैं, वो जो सामने से आते हैं वो भी नहीं बख्शते हैं, वो भी एक मोबाइल, एक पर्स के चक्कर में वो भी गोली मार के चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके के वाक़या, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि किसी भी माशरे में, और जब हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम ने हर माशरे के लिए एक ख़ास क़वानीन वज़ा किए हैं। कुछ तरबियत की है, कुछ तहज़ीब सिखाई है, कुछ अदब सिखाया है, कुछ उसके तकाज़े हैं। कोई भी अमल, हर माशरे में मुश्किलात भी आती हैं, आसानी भी आती है, फ़साद भी आता है, सही ख़बर भी आएगी, गलत ख़बर भी आएगी। और इन सारी चीज़ों में माशरे के अफराद की हमने असल में काउंसलिंग नहीं की, असल में हमने अपने लोगों की तरबियत नहीं की है। मसाजिद और इसी तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिलखुसूस मैं मीडिया से भी कहूँगा कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सिर्फ वो कल्चर न दिखाएं कि जिसमें क्या है, तशद्दुद पर आवाम को उकसाया जाए, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसीलिए इस्लाम ने इस बात की भी वजाहत कर दी कि देखो, जब भी तुम्हारे पास कोई ख़बर आती है तो उसकी तहक़ीक़ किया करो। अगर तुम बग़ैर तहक़ीक़ के किसी ख़बर के उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दोगे या उसे सुनी सुनाई को, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, आगे बढ़ाओगे, तो सिवाय नदामत के, पशेमानी के और क्या है, अफसोस के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यानी ये चीज़ आज हम नदामत कर रहे हैं ना उस वाक़े पे, वहाँ के लोगों से भी अगर आप जाके पूछेंगे तो उनको भी अफसोस हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि उस माशरे के या उस इलाके के लोग, मैं ये कहूँगा वजाहत के साथ, कि जब कर रहे थे तो वो एक अलहदा थी, चूँकि अब हमने हर चीज़ को एक एंटरटेनमेंट भी बना दिया है, यानी इंजॉय करते हैं। नहीं, यहाँ ये मसला नहीं है। यहाँ जो बुर्दबार होते हैं, पहले ज़माने में ये होता था, अगर कोई भी फसाद हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस इलाके के बड़े बूढ़ों की कुछ ज़िम्मेदारी होती थी। वो आते थे, पहले पूछते थे कि क्या बात है, क्या हुआ है, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, फिर उस मामले को समझते थे। यही कुरानी तरीक़ा भी यही है कि अपने रसूल की तरफ, अगर कोई ख़बर तुम्हारे पास आ रही तो रसूल की तरफ लौटाओ या अहले इल्म की तरफ लौटाओ। अच्छा, अब जब ये माशरे में हम आ जाते हैं कि जब हमने, हमारे लीडरान ख़ुद जो हैं, जो तरबियत करने वाले हैं, उनकी तरबियत की ज़रूरत है। आज हम नाम के तो मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। अब सिर्फ हमने अपना नाम इस्लामी रख लिया है तो हम समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हो गए। और साहब, जैसे कि आपने बात की कि इस्लामी ये दो पहलू हैं, मजहबी और माशरती, दोनों पहलू हैं। मज़हब तो वो कि जिसके हमारे रूहानी पेशवा ये कह रहे हैं कि जंग के दौरान दरख्त को भी नहीं काटना, पत्ते को भी ज़रब नहीं लगाना, वो तो उससे तो मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और अब ये केस आप देख लें, इसमें एक के मेरे ख्याल से 3 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे हैं। अब इस हवाले से हमारा दीन क्या कहता है कि जिन्होंने ये तमाम तर काम किए हैं, ये जो नाहक खून बहा, इस हवाले से क्या कहता है? असल में जिम्मेदारी देखिए स्टेट की है। एक सबसे बड़ी मुश्किल, अब जब एक तरफ हम इस पहलू को देखते हैं तो दूसरा पहलू ये है कि इस्लामी लिहाज से नहीं, हर लिहाज से दुनिया में कोई भी माशरा जो है वो अदल पर कायम होता है। हज़रत अली का एक कौल भी है कि कुफ्र के साथ
इंसान रह सकता है, लेकिन क्या है, जुल्म के साथ गुजारा मुश्किल हो गया। हमारी रियासत ने इतने ज़्यादा सियासी मामलात में हम लोग उलझ गए हैं कि जो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि माशरे को निज़ाम देना, माशरे की प्रोटेक्शन करना, माशरे में अमन कायम करना, माशरे के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, आज ये भी तो पहलू है ना कि अब तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है? गली में ख़वातीन महफूज नहीं, स्कूल के बच्चे महफूज नहीं, बाज़ार में दुकानदार महफूज नहीं, पार्क में जो है अब हमारी और आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं। कहाँ जाएं? कोई पिकनिक पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ अमनियत का पहलू हो। तो ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है। जब हम इसी वजह से, जैसे कि अगर दूसरे महज़्ज़ब माशरों में अगर कोई पुलिस का कांस्टेबल भी आ जाता है और वो कहता है भाई हट जाओ, तो सबको हटना पड़ता है। हमारे यहाँ बेचारे पुलिस वाले की इज़्ज़त क्या है? उसने खुद अपनी इज्जत भी एक तो पामाल की मैं इसी चीज़ को मैं साथ एक तो मुझे बताएं कार्रवाई अब तक क्या, गिरफ्तारी वगैरह, और दूसरा ये जो आपने कांस्टेबल की बात बताई, ये आर्म्ड नहीं होते? एक आधा अगर हवाई फायर करते, ये अगर तो आर्म्ड होते हैं जो पोलियो टीम के साथ आते हैं, अगर तो हवाई फायर करते तो शायद ये डिस्पर्स हो सकता था मॉब। जी बिल्कुल ऐसे। ये पोलियो टीम के साथ भी जो कांस्टेबल्स होते हैं वो उनके पास असलहा होता है, आर्म्ड होते हैं वो। पर वीडियो में जब देखा गया, अच्छा इतने बड़े मॉब पे एकदम असलहा निकालना, वो भी एक बहुत सेंसिटिव मसला है। मैं तो सिर्फ एरियल फायर अगर। जी हाँ बिल्कुल। एक बुनियादी कोताही जिसे कहें या गफलत कहें, वो ये हुई है कि उस कांस्टेबल ने अपने तय कोशिश की, हालांकि उसको सबसे पहले 15 करना चाहिए था। 1 घंटा ये तमाशा चला है, 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, जो सारी टीम्स पहुंची, तब तक वो नौजवान भी पिटते रहे, वो कांस्टेबल भी पिटता रहा। अभी तक कार्रवाई जो हुई है, 200 अफराद के ऊपर जो है वो शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया पुलिस की जानिब से, और कोई 40 के करीब शामिल तफ्तीश हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। 7 मरकज़ी मुलजमान जिनको पुलिस ने वीडियो में आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको जो है वो लॉकअप किया हुआ है, उनको रखा हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। और पुलिस ने ये कहा है कि जो 40 लोग इस वक्त हमारे पास शामिल तफ्तीश हैं, इनमें से भी कुछ लोगों पर जब कन्फर्मेशन हो जाएगी तो वो भी मुकदमे में शामिल हो जाएंगे, जबकि 200 अफराद का एक हुजूम पुलिस ने जो है वो बताया है। SSP की अमाड़ी हैं फिदा हुसैन साहब, वो इस मामले को। अच्छा दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि जो कांस्टेबल्स थे वहाँ पर, एक कांस्टेबल जो वीडियो में भी नज़र आ रहा है, उसको इतनी बुरी तरीके से उस मॉब ने मारा है कि उसका अपना सर फटा हुआ है, कई जगह से वो ज़ख्मी है। और मेरा एक ड्राइवर हमारे इदारे का समा का वहाँ पर था, वो कह रहा है कि वो पुलिस वाला रो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सका, मैं बचा नहीं सका इसको, क्योंकि उसको भी अपनी जान का ख़तरा था, और उसने तो खैर अपनी जान जोखिम में डाल ही दी थी। पर उसके बावजूद आप ये देखें कि जब मैं ठट्टा गया उस इंजीनियर के घर पर, तो उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस लड़के ने किया था सिंध यूनिवर्सिटी से, और 6 माह हुए थे इस इदारे में काम करते हुए, और कंपनी की तरफ से उनको एक शिकायत थी, और वो शिकायत ये थी कि FIR के वक्त एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। अच्छा, ये साहब ये कहते हैं, यमन के जो अहले खाना है, जो वालिद हैं, कि भाई ठट्टा से कराची आना एक बंदे का इस वक्त एट द मिनिमम साइड 1000 रुपये का खर्चा है। अगर हम अपनी मुद्दत में FIR कटवाते हैं, न जाने कितनी दफ़ा जाना पड़े। कंपनी को चाहिए था कि वो अपनी मुद्दत में FIR कटवाती, कि उनका ऑन ड्यूटी एम्प्लॉय बिल्कुल जहाँ भाग हो गया। पर एनी हाउ जो FIR कटी वो उस ड्राइवर के अहले खाना की मुद्दत में कटी, जिसका नाम इसहाक था। आपने उसके बच्चों का जिक्र किया, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है उसका। नौशहर फरोज से वो यहाँ पर काम करने आया था, नौकरी कर रहा था। अब उनका क्या होगा ये। अच्छा, इसमें फिर दफात कौन सी दहशतगर्दी वाली भी लगी हैं, क्योंकि ये तो है बिल्कुल ऐसा ही। SSP साहब ने ये खुद कहा कि ये दहशतगर्दी का मामला है। जिस तरीके से सारा वाक़या रूनुमा हुआ है, और शनाख्त के बावजूद, कार्ड दिखाने के बावजूद इतने सारे लोग, फिर आप ये देखें ना कि एक तो आपने उन्हें बहिमाना तशद्दुद करके मार दिया, बिल्कुल, फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि उनकी कार को उठा के कोई 500 मीटर की दूरी पे ले गए। क्यों? वहाँ जाके उस कार को जला दिया है। तो ये बाकायदा दहशतगर्दी का मामला है। इस पे ATA के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, और दीगर दफ़ात भी इसके अंदर शामिल होगी, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल भी है, और तशद्दुद पे उकसाना लोगों को।
अच्छा, मैं आखिर में मौलाना साहब, इस तरीके के मामला, रिस्क की तलाश में लोग इतनी दूर आते हैं, अब ये जो तमाम तर हुआ है, मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग देख रहे हैं इस तरीके के वाक़यात, उनको आप थोड़ी सी आगाही दें कि अगर इस तरह के दिल में शक व शुबात पैदा होते हैं तो किस तरीके से इस मामले को टेकअप किया जाए, कैरी किया जाए। देखिए, सबसे अहम बात तो यह कि हर मौके पर इन्ना अल्लाह मास साबरीन, ये कानून तो हमें चाहे जंग हो, अमन हो, घर हो, बाहर हो, माशरा हो, किसी भी जगह पर हम हैं तो इस कानून को अगर हम कि अल्लाह किसके साथ है, अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अलबत्ता सब्र का माना ये नहीं है कि आप बुराई को आम होने दें, नहीं, बुराई को आम नहीं होने दें, बुराई को रोकना हमारी ज़िम्मेदारियों में है। हर फर्द की, माशरे के हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि बुराई को रोके, लेकिन किस हद तक रोकने के लिए जाना, आपके इख्तियारात कितने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी कितनी, जितनी आपकी ज़िम्मेदारी है उतनी आपकी ड्यूटी है। ये नहीं हो सकता कि मेरी ज़िम्मेदारी कम हो और मैं ड्यूटी ज़्यादा अंजाम देने लगूँ, तो फिर मुश्किल होती है। यही चीज़ हम देखते हैं कि जितने भी माशरों में जब एक ऐसी चीज़ सामने आती है, उसकी वजह बेसिक ये है कि हमारे यहाँ तालीम का फुक़दान है, तहज़ीब को हम फरामोश करते जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा यहाँ पर भी आकर के कि बात सबसे अहम यह है कि घर की तरबियत, अच्छा वो गरीब इलाका हो या अमीर इलाका हो, उससे तहज़ीब से कोई नहीं बनता है। हर गरीब घर को भी अपने बच्चों को तहज़ीब याफ्ता करना है। उनको ये नहीं है कि रिस्क के हवाले से जैसे बात हो रही है, तो अब अगर बेरोज़गारी का मतलब ये हो गया कि मैं दूसरों के माल पर डाका डालना शुरू कर दूँ, बिल्कुल, ये एक जस्टिफिकेशन है कि क्योंकि वो बेरोज़गार है इसलिए वो बुराई कर रहा है। जी नहीं, भूखे मर जाएं आप, किसी का माल नहीं ले सकते। बहुत ये कानून नहीं है कि जी मैं भूखा हूँ तो हाँ, रियासत के ज़रूर हाथ काट दिए जाएंगे। अगर किसी माशरे में चोरी हो रही है तो हाथ तो रियासत का काटा जाएगा, लेकिन क्या आपको जवाज़ का पहलू नहीं है ये जवाज़ बना लेना कि चूँकि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं तालीम याफ्ता हूँ और इसलिए मैंने अब बुराई करनी शुरू कर दी है। ये भी एक आम माशरे में नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं। रिस्क की तंगी, और रिस्क क्या है, फिर अगर हम इसकी तरफ देखें तो मेन चीज़ ये है कि रिस्क जो है वो किफ़ायत का नाम है। हज़रत अली का एक कौल यहाँ पे मुझे याद आता है, आप फरमाते हैं कि क़नात पसंदी बेहतरीन सरमाया है। यानी आप अगर बेरोज़गार हैं या परेशान हैं तो क़नात, आज माशरे में फ़साद ज़रूरत की हद तक जाने में नहीं है, तजावुज़ हमारी जो है हवस, बिल्कुल, हमारी ख्वाहिशात, ज़रूरत से ज़्यादा मेरे को मिल जाए तो इसी पे सारा नीड है, उस नीड से आगे बढ़ने की। वरना खुदा ने तो रिस्क, हर इंसान का रिस्क जो इसकी बात हम करते हैं, वो रिस्क दुनिया में आपके आने से पहले खुदावंद आलम आपकी माँ के हवाले कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये मामलात हमारे यहाँ पहली मरतबा नहीं है, सबको वो सियालकोट का वाक़या याद होगा कि जो दो भाई थे और अब इसका एक मरतबा फिर कराची के मच्छर कॉलोनी में रिप्ले किया गया है। हमारी कोशिश है कि हम अपने तय लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि अगर इस तरह के कोई वाक़या होते देखें तो कम अज़ कम अगर आपने काबू पा लिया इन लोगों पर और अगर आपको शक है तो पुलिस के आने तक का इंतज़ार करें। किसी की जान लेने का आपका बिल्कुल भी हक नहीं है। एक ब्रेक ले रहे, उसके बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वैसे तो आपने बहुत सारी ज़ुबानों में मौसीकी सुनी होगी, लेकिन आज आपकी मुलाकात सैयदा ज़ीनत एक ऐसे ग्रुप से करवा रही हैं, चंद ऐसे मौसीकारों से करवा रही हैं जिनकी आवाज़ के जादू ने लोगों को अपने शहर में मुब्तला किया हुआ है। देखिए, बंगाली जादू का तो पूरी दुनिया में धूम है ही, और कभी हमारी भी ज़ुबान हुआ करती थी, लेकिन जो हैं यहाँ पे और जो अपनी इस ज़ुबान में जादू जगा रहे हैं वो कैसा होता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिस तरह हर कल्चर और ज़बान अपने अंदर एक खासियत रखती है, इसी तरह हर कौम का एक लोक विरसा भी होता है। यूँ तो हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौसीकारों को सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कुछ बंगाली मौसीकारों से करवाऊंगी और ये बताऊंगी कि वो बंगला मौसीकी को फ़रोग़ देने में किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात भी उनसे करवाते हैं।
नाम मोहम्मद सईद रहमान। और मैं जब मुर्शिद पकड़ने से ये इसमें किया, मेरा मुर्शिद का भाई ने ये मेरे को दिया, ये अख्तर है। लोग बहुत शौक से सुनते हैं ये मुर्शिदी, फिर मुर्शिदी, हमारा मुर्शिदी गाना। दूसरी जानिब मूसा कॉलोनी के ही रिहायशी इदरीस अपने साथियों के साथ 40 सालों से कवाली की महफिल सजा रहे हैं। कहते हैं इस फलसफे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया था। हम लोगों ने जब इस फलसफा को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हम लोगों ने इस चीज़ को तकरीबन हमारे वाले साहब मौलवी हजरत थे, इन चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इन्होंने हमें आकर दिया, यानी घर से निकाल दिया हम लोगों ने, मगर फिर भी इसको नहीं छोड़ा। तो इस पहलू को लेके तकरीबन आज 45 बरस हो गया, इसे हैं 45-50 वर्षों से इस फलसफा को हम लोगों ने चलाते आ रहा हूँ। तो ये नजरुल संगीत का एक कलम जैसे हम आपके आगे पेश कर रहा हूँ। बागीचाए बुलबुली तुई दिसने आजी दुल। बंगला म्यूजिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मूसा कॉलोनी के लोग बेहद शौक से सुनते हैं और उनके कलाम पे झूमते भी हैं। ओली अल्लाह नायब रासुल हादिस थे कोय ताहर माजे मिले खुदुई मावलार पुरी सोय साधक पुरी भंडारी के दिया दे हमन। कहते हैं मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। ये बात मूसा कॉलोनी के इन अफराद ने सच साबित कर दिखाई है जो बंगला ज़बान में मौसीकी को फरोग देने में मसरूफ हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। कराची में एयरफोर्स म्यूज़ियम के अहाते में मौजूद तफरीगा किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ शिमाली इलाकों के सफ़र का मज़ा लिया जा सकता है विदाउट टिकट टू शिमाली इलाका जात। मज़े की बात यह है कि सर्दियों के मौसम में भी ये एरिया खुला रहेगा अगर तो कराची में सर्दियाँ आती हैं तो। नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। अगला महीना नवंबर का है, सर्दियों की आमद है, लेकिन उसके बावजूद कराची के अंदर विंटरलैंड जो है उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। 2020 में इसका आगाज़ हुआ था, बीच में कोविड की वजह से 6 महीने ये बंद भी रहा, लेकिन इस वक्त कराची के जो शहरी हैं वो इसका भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि रात के वक्त थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं। आइए चलते हैं। कराची की भागती दौड़ती ज़िंदगी में आम आदमी के लिए ख़ुद को वक्त देना आसान नहीं रहा। ऐसे में विंटरलैंड का कराची में होना कराची के शहरियों को एक मुनफरिद तजर्बे से गुजरने का मौका फराहम करता है। ये एक टनल बनी हुई है, एक सुरंग है और बर्फ़ की बनी हुई, बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप मरी में या गिलगित में कहीं पे मौजूद हैं, कराची में होते हुए भी। कमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। -10 है और हमारे पास लोग काफ़ी दूर से, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर से लोग आते हैं जो कि बहुत इंजॉय करते हैं। आइस साइकिलिंग है, इसमें स्लाइड्स हैं, मेरी स्नो राउंड्स हैं, स्नोफॉल एरिया है, उसके बाद साइकिल एरिया, चाइना वॉल है और इग्लू बना हुआ है। और जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस जगह की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि यहाँ आकर उम्र का फ़र्क मिट जाता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई अपनी पसंद की राइड के मज़े लेता है और जैसे एक बार फिर बचपन के ज़माने में लौट जाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत ऑन एक्सपीरियंस, ओवरऑल बहुत अच्छा। कराची में इतनी सर्दी हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, तो उसका एक्सपीरियंस करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया से नहीं जा सकता, आप विंटरलैंड आए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। नई नई चीज़ें ट्राई करी हैं जो कराची में नहीं थी और अब बहुत आई हैं, न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। बचपन याद आ गया हमें इधर घूम के, बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस। मैं रिकमेंड करूँगी लोग भी यहाँ पे आके आज गर्मी को मिटाएं और यहाँ पे आके सर्दी एंजॉय करें।
मसनूई बर्फ की इस दुनिया में आने वालों के लिए एक खास सहूलत ये भी मौजूद है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जब तक चाहें एंजॉय कर सकते हैं, मगर कम लोग होते हैं जो आधे घंटे के बाद इस दर्जे हरारत में रहना पसंद नहीं करते। कराची के 32 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर गिलगित और स्कर्दू का ये नज़ारा किसी नेमत से कम नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन एक बात है, ज़रूर अपने लिए आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकालना चाहिए और कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए, अच्छा रहता है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। वेलकम बैक। कुराए अर्श पर हिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। समंदर के पानियों की सतह बुलंद होने से ज़मीन पर सहराई रकबा बढ़ रहा है। दरख्तों की कटाई की वजह से सैलाबी पानी माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी से तबाही फैला रहा है, जबकि बारिशों में भी गैर मामूली इजाफा हम देख रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मिस्र में 7 नवंबर से शुरू हो रही है। COP27 समिट का एजेंडा तश्कील देने वाली शख्सियात में पहला नंबर पाकिस्तान की वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहिबा का है। शहरी रहमान साहिबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। शहरी साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। माहौलियात के आलमी सहाफ़ती इदारे क्लाइमेट होम न्यूज़ की रिपोर्ट में COP27 समिट में क्लाइमेट एजेंडे की तश्कील देने वाले 9 आलमी शख्सियात की लिस्ट जारी है, जिसमें आपको सर फहरिस्त रखा गया है। ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक एजाज़ की बात है। हालिया सैलाब के बाद आपने पाकिस्तान का केस लड़ा है इस समिट में, और समिट की तैयारियां जो हैं वो कैसी हैं, और COP से आप क्या तवक्को रख रही हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है, किस तरह के सजेशंस आ सकते हैं? COP27 असल में एक डिप्लोमेटिक फोरम है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी का, यानी माहौलियाती सफारतकारी का फोरम है, जहां बहुत सारे ममालिक 100-150 तक ममालिक जो होते हैं वो आके अपने माहौलियात के हवाले से मसाइल भी बयान करते हैं, लेकिन एक ना एक कोई मुआहदा तय होता है जो ख़ास तौर से पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था इस ग्लासगो कॉप, पिछली कॉप से पहले, कि जो तरक्याती ममालिक हैं और वो मदद करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तरक्की पजीर ममालिक की, और इस तरह मदद करेंगे कि उनकी ज़्यादा इस वक्त माहौलियाती जो गरमाइश है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसके हवाले से उनका किरदार भी ज़्यादा है और उनकी पोल्यूशन भी ज़्यादा है। तो एक वहाँ प्रिंसिपल बना था कि जो ज़्यादा करेगा पोल्यूशन और या एमिशंस ज़्यादा करेंगे वो ममालिक जिनके पूरे हमारे मजमूई जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का मजमूई एक तखमीना है, उसमें जिसका पल्ला ज़्यादा भारी है उसको उतना ही अपनी ज़िम्मेदारी समझ के तरक्की पजीर ममालिक जो नहीं इस्तेमाल करते, जो इतना नहीं इमिट करते, यानी कि पाकिस्तान है जो 1%, 1% से भी कम है जी। तो जब आप 1% से कम होते हैं तो आपके यहाँ जब गर्माइश बढ़ती है वो दूसरे ममालिक की वजह से। तो ये बात करने की है, और मुझे पता नहीं पहले क्यों नहीं की गई, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक मुकदमा लड़ें। ये मुकदमा ही है फ़िलहाल, इसके साथ कोई मतलब ऐसा सोने का ख़जाना नहीं है, इसके साथ कोई ग्रीन फाइनेंस ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बड़े पैसे पड़े हुए हैं, उसमें वैसे भी पैसे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हैं, लेकिन नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि लेकिन आपने मुकदमा तो लड़ना होता है, अपनी बात भी करनी होती है, और जो ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के ममालिक हैं वो मुआहदे करते हैं। इसमें बहुत सारे मुआहदों की पासदारी जो पहले हुए हैं उनकी भी अफसोस से मैं कहूँगी उनको पूरा नहीं किया गया। वो प्रॉमिसेस जो वादे थे कि जी हम इतना फाइनेंस करेंगे वो पूरे नहीं हुए, और कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है, कोई अदालत नहीं है आलमी जहाँ ये इन्फोर्स हो सके, यानी कि इनको यकीनी बना सकें। कोई किसी ने वादा किया कि जी हम $100 मिलियन देंगे, आप उनको नहीं पाबंद कर सकते। तो पाबंद करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। अच्छा शहरी मैम, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि दीगर ममालिक करते हैं ज़्यादा, और हमारा इतना हिस्सा नहीं है कार्बन एमिशन में। सबसे ज़्यादा जहाँ कार्बन एमिशन होता है वो चीन, रूस, अमेरिका और भारत, खमियाजा हम जैसे ममालिक को भुगतना पड़ता है।
तो और वो भी ऐसे कि कुदरती आफात की सूरत में, और हम भुगत भी रहे हैं। आलमी ताकतें ये नुकता मानती तो हैं, लेकिन वो अपनी जो ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कमी नहीं करती हैं। तो पाकिस्तान COP27 में ये मुद्दा मनवाने में कामयाब होगा? देखिए, पाकिस्तान अकेले कुछ नहीं कर सकता, हम लोगों के साथ ही काम करेंगे। बात यह है कि देखिए, COP27 में एक भी मुल्क वीटो कर सकता है। ये जनरल असेंबली नहीं है जहाँ कोई सिक्योरिटी काउंसिल हो, जहाँ कुछ ममालिक मिल बैठ के उनके वोट्स का मतलब वज़न ज़्यादा होता है। यहाँ सबके वोटों का इसीलिए पैरिटी के लिए वज़न एक साथ होता है, लेकिन फिर वीटो भी हो जाता है। तो इसमें मुआहदे आगे ले जाने पूरी एक मुश्तरका शराकतदारी से होते हैं, सबको हामी भरनी होती है, एग्री करना होता है। तो हाँ, एक ये काफ़ी मुश्किल फ्रेमवर्क ही इसका ऐसा है कि बहुत मुश्किल होती है। जब तक खुद ये ममालिक जिनका आपने नाम लिया है वो एग्री नहीं करेंगे कि हम खुद कुछ करें, तो फिर ज़ाहिर है कोई उनसे कुछ नहीं करवा सकता। तो कोशिश होती है कि ऐसी बात ना हो कि दूसरों को नाराज़ किया जाए, लेकिन सिफारतकारी का हुस्न ये होता है कि आप लोगों को टेबल पे मुज़ाकरात के टेबल पे लाएं और उनसे मुश्तरका वादे करवाएं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझती हूँ। बस ना टूटना ही इस सिस्टम का, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, बहुत सारे ममालिक नाराज़ भी हैं कि उनके साथ माहौलियाती नाइंसाफ़ी हुई है और भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये नाराज़गी फिर गम और गुस्से में भी का एक शक्ल लेती है, और हमारी कोशिश है कि ये ब्रेक डाउन ना हो जाए, क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया तो फिर तो बस हम जो वल्नरेबल ममालिक हैं, जो ज़्यादा जद में हैं, जो रास्ते में हैं, फ्रंट लाइन में हैं क्लाइमेट चेंज के, वो तो बिल्कुल किसी से कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर बस आप हैं और कुदरत की तबाहकारियाँ हैं, क्योंकि कुदरत के साथ हमने ये एज ए ह्यूमैनिटी हमने ये किया है। मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक़ात ही ने ये किया है। हमने एक जंग छेड़ी है कुदरत के साथ, और कुदरत जवाब जब दे रही है तो हम उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते जी। तो अगर हम साथ नहीं हैं दूसरे ममालिक के, और कोई हमारे पास ऐसा आलमी फोरम नहीं है जहां हम हाईएस्ट लेवल पर एक अपने सरजमीन को बचाने की बात करें, तो फिर तो बहुत बुरा होगा सबके साथ। ठीक। अच्छा शरीफ साहिबा, दुनिया में माहौलियाती तब्दीली पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है, इस हवाले से बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कोई ख़ास इक़दाम देखने में नहीं आ रहे। आपका नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स में प्राइमरी लेवल से ही जो है इसको निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि एक छोटी उम्र से ही शऊर पैदा होना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, बच्चों को तो मैं समझती हूँ वैसे ही कुछ शऊर है। ये हमारा जनरेशन है जिसकी ये नाकामियां हैं। बच्चों को शऊर मगर फिर भी देना चाहिए एक फॉर्मल तरीके से। तो हमने तो रिक्वेस्ट किया है हर सूबे के एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि वो अपने निसाब में इस बात को लाएं और इसको एक मेन स्ट्रीम करें। बाकी जो आप इक़दाम की बात करें, इक़दाम हमारा काम जी एज अ फेडरल इदारा 18वीं तरमीम के बाद वहाँ तक महदूद है कि हम 25 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में मुँह देते हैं, वहाँ लोगों के साथ नेगोशिएट करते हैं। किसी भी वक्त साल के 2 ट्रीटीज़ के कोई हिस्से चल रहे होते हैं किसी ना किसी मुल्क में, उस पर कन्वेंशन चल रहा होता है या वो आगे ले जाया जा रहा होता है या वादे किए जा रहे होते हैं, मुआहदे हो रहे होते हैं। तो कम से कम 2 अफसर वहाँ मुंतकिल होते हैं और ये लीगल इनके फ्रेमवर्क्स होते हैं, काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं। तो हम वो करते हैं, हम दूसरे बाकी मुल्क के लिए पॉलिसी भी बनाते हैं, लेकिन नेशनल पॉलिसी आपको पता है सूबों को पर पाबंदी नहीं है कोई कि उसको वो अडॉप्ट करें। लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई है, क्योंकि हमने काफ़ी कोऑपरेशन की है, क्लाइमेट काउंसिल को भी बुलाया जिसमें पहली दफ़ा सूबों की शराकतदारी, सबको वेलकम किया, हर टास्क फोर्स में इंक्लूड किया, जिसकी भी हुकूमत हो, इसमें कोई तफरीक नहीं होती। फंडिंग में भी हमने जो इंटरनेशनल डोनर्स के थ्रू आती है, हमारे थ्रू जितनी भी आए, कम हो जितनी भी, हम 4 सूबों को उनके प्रोजेक्ट्स के मुताबिक भेजते हैं। अगर किसी सूबे ने प्रोजेक्ट बनाया है, उनको फंडिंग की ज़रूरत है, तो हम उनके बिल्कुल रास्ते में क्या बल्कि
हम उनकी मदद करते हैं, चाहे KP हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, तो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सबको एक ही तरह से हमारी फंडिंग और NOCs वगैरह हमारे इख्तियार में ये होती हैं जी। तो वो हम दे देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि पहले ये कंप्लेंट थी दूसरे सूबों को जिनका सियासी, जिनकी शराकत दारी कौमी धारे में नहीं थे, सिंध मसलन बिल्कुल अलग खड़ा था और उसको अलग किया भी गया, लेकिन अब हम किसी भी हुकूमत, हर चीफ सेक्रेटरी, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं आना चाहते तो हम चीफ सेक्रेटरी से डील करते हैं और उनको ग्रीन लाइट करते जाते हैं जी, उनके जितने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और परमिशंस होती हैं जी। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा मैम कि मौजूदा सैलाब के बाद जो माहौलियाती तब्दीली पर काम करने के लिए हुकूमत ने विलिंगनेस भी शो की है, तो तरजीही बुनियादों पर कोई बजट इस पे या कोई मंसूबा इस हवाले से तश्कील दिया गया ताकि आगे आने वाली चीज़ों के लिए हम कोप अप कर सकें? कल भी आपने देखा होगा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, कॉमर्स मिनिस्टर, हमने इस वक्त हम एग्रीकल्चर रिकवरी पर, लोगों के घरों पर फोकस कर रहे हैं। अब कोई 21, 20, 22 हफ्तों तक तो हम रिलीफ एंड रेस्क्यू, मुल्क के सबसे तवील रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में थे। 33 मिलियन लोग मुतासर हुए थे, जो 3 यूरोपियन ममालिक के बराबर हैं, कि पॉपुलेशंस के बराबर हैं जी, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन के बराबर हैं। तो आप सोचें इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले तन्हा किसी मुल्क को करना, ठीक है, हमें लोगों ने आके मदद की, सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान की बहुत मदद की और हमारे UN सिस्टम और दूसरे डेवलपमेंट पार्टनर्स ने भी की, लेकिन उनके लिए भी आपने देखा होगा, हमारा एक वीडियो है UN सेक्रेटरी जनरल का जिसमें वो आके कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी ये काम किया और मैंने कभी इस सतह की तबाहकारी नहीं देखी। क्लाइमेट कार्नेज बोला उन्होंने, आई हैव नेवर सीन क्लाइमेट कार्नेज ऑन सच अ स्केल। तो इसको हम संभाल रहे हैं जितना संभाल सकते हैं। लोगों की इस वक्त ज़रिया माश का भी बहुत बड़ा मसला है, फिर सर्द मौसम आ रहे हैं, उनको 7-8 मिलियन लोग अभी भी बेसरो सामान हैं और हम उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग हैं, अब हम उन सबका काम कर रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है जी शॉर्ट या लॉन्ग मार्चेस करने का, और वी हैव टू कीप ऑन मैनेजिंग। आज भी एग्रीकल्चर पे मुस्तकिल मीटिंग हो रही थी और अभी भी मेरे कल। ठीक है शैली साहिबा, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही हैं आपने हमें। आगे बढ़ते हैं, ज़रा चमकते धमकते सितारों की बात करेंगे जिन्होंने नाम बहुत रोशन किया है पाकिस्तान का। एजाज़ का दिफा, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप का टाइटल एक बार फिर पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला गया ऑनलाइन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप 2022 पाकिस्तान के 16 साल अली सलमान ने जीत लिया है। अस्सलामुअलैकुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इंडियन को हराया, तो जी ही वाज ऑन सेकंड, यू आर ऑन द फर्स्ट। तो सबसे पहले तो ये बताइए फीलिंग कैसी है, किस किस ने आपको बड़ा सपोर्ट किया इस सारे मामले में? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा हूँ बिकॉज 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहा था इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, और हाँ अप्स एंड डाउन्स थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि चैम्पियनशिप के मतलब इम्पॉर्टेंट डे पे मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मतलब इस सेकंड लास्ट डे पे तो बहुत ज़्यादा 5 मैच हार गया था मैं उसमें लगातार एक साथ। तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा, बहुत वो था, फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। फिर अगले दिन कवर करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनल्स में अपनी जगह बना ली मैंने किसी तरीके से। अच्छा अली, मुझे थोड़ा सा बताएं, ये वर्चुअल कंपटीशन था राइट? तो एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कितने कंट्रीज़ थे, कितने पार्टिसिपेंट्स थे और कितने पार्ट्स में चैम्पियनशिप होती है? 16 कंट्रीज़ टोटल थी, जिसमें 86 पार्टिसिपेट कर रहे थे। 2 ग्रुप्स में खेला गया था, मतलब 2 हिस्सों में खेला गया था टूर्नामेंट ये। तो फर्स्ट ग्रुप स्टेज था जिसमें 36 मैचेस थे टोटल, जिसमें से टॉप 10 मतलब फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई होने थे। तो फिर फाइनल राउंड हुआ, उसमें 14 मैचेस हुए और फिर विनर उसमें से जस्टिफाई हो गया। ओके, और अब आपके जो पहले राउंड से दूसरे राउंड में आने तक कितने पार्टिसिपेंट्स रह गए थे? 10 पार्टिसिपेंट्स बाकी थे ना, 86 में से 10 आ गए थे फाइनल राउंड में। फिर उन 10 में आपस में खेला और आपस में उसके फिर जो मैचेस हुए फिर उसके बुनियाद पे पॉइंट सिस्टम क्या होता है, कैसे पता चलता है कि जी ये हो गया आपका पॉइंट और ये?
आप मैच विन करते हैं तो आप कितने स्प्रेड से मतलब कितने डिफरेंस से विन करते हैं वो बेसिकली आपके पॉइंट्स होते हैं, फिर आखिर में वो कंबाइन होकर एक टोटल पॉइंट्स बन जाते हैं। जैसे मेरा टोटल स्कोर था, मतलब मैं 10 मैचेस जीता था और मेरा टोटल स्प्रेड 850 प्लस था। तो अच्छा, और इसमें अब ये मैं थोड़ा सा गेम बताएगा। स्क्रैबल इज़ यू नो ऑल अबाउट मेकिंग द वर्ड्स एंड ऑल, तो एक वर्ड बनाने पे कोई मार्क मिलता है या कई वर्ड्स बनाने पे स्कोर, इसकी ज़रा मुझे बताएं। हर लेटर का एक डिफरेंट स्कोर वो डेजिग्नेट होता है, मतलब जैसे जेड का एक 10 स्कोर हो गया, ए का 1, बी का 3, सो ऐसे डिफरेंट स्कोर्स होते हैं। तो फिर ये आप स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर बोर्ड के सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अगर डबल लेटर है तो वो लेटर जो है वो डबल हो जाएगा, सो उस हिसाब से टोटल स्कोर बनता है और फिर आखिर में वो सब कैलकुलेशंस होती हैं। तो इससे मैथमेटिक्स स्किल्स आपके बहुत अच्छे होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि कोई वर्ड आपने लेटर आपने शुरू से ही करना है, कोई बीच का भी उसमें हो सकता है और वहाँ से भी बना सकते हैं इसको, है ना? आपके पास 7 टाइल्स आते हैं और उस 7 टाइल्स में से आपको जो भी वर्ड समझ आ रहा है, जैसे BAT समझ आ गया, आपने वो खेल दिया, सो एनीथिंग इट गोज एनीवे। लेकिन कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जैसे आपने मुझे Z बताया, तो अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जी Z से कोई वर्ड बनाना है, वंडर के Z से कोई वर्ड, जू के अलावा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ स्क्रैबल प्लेयर, लेकिन प्लीज़ मुझे इसमें बताइए। Z से स्टार्ट भी हो सकते हैं, एंड भी हो सकते हैं, वो आपके हिसाब से। ओके, चलो ये आपने अच्छी बात बताई। अच्छा अली, हमने देखा है कि इस तरीके के जो माइंड गेम्स होते हैं, ये तो स्क्रैबल है, इस तरह स्पेलिंग बी होता है, तो उसमें साउथ एशियन रीजन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इंडिया बड़ा आगे है, ठीक है। हमारे यहाँ, जैसे आप मेरे साथ एक टैलेंट बैठे हैं, हमारे यहाँ का टैलेंट कैसा है अगर कंपेयर करें दीगर कंट्रीज से? हमारा यूथ टैलेंट बहुत अमेजिंग है, माशाल्लाह। हमारे बीच एक ऐसे प्लेयर भी हैं जिन्होंने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 2 मरतबा यूथ चैम्पियनशिप जीती हुई है। वो सैयद इमाद अली, वो लास्ट ईयर भी जीते थे और वो मेरे ख्याल से 2019 में भी वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियन बने थे। सो बहुत अच्छा टैलेंट है। और इसके अलावा हशाम हादी खान मेरे साथ फाइनलिस्ट थे, वो असल में थोड़ा हार गए थे, वो तो 3rd वो आए। सो यूथ का हमारा टैलेंट बहुत। सो यू आर सेइंग कि पाकिस्तान फर्स्ट आया? पाकिस्तान फर्स्ट आया। पाकिस्तान मतलब नहीं, टीम के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान वाज फर्स्ट। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के टोटल 3 प्लेयर्स फाइनल्स में आए थे। मैं फर्स्ट था, हशाम हादी 3rd और मेरा भाई अफान सलमान वो 7th थे। वाह, अच्छा ये आपने अब बात बताई ना, जब मैंने आपसे पूछा सपोर्ट कहाँ से मिली, तो ये असल सपोर्ट मिली। मुझे बताएं कि स्कूल में आपको कैसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, और क्योंकि अब हमारे पास जब हमारे कोई कंपटीशन होता था, कोई डिबेट कंपटीशन, कोई हम छोटा मोटा भी विन कर लेते थे, तो स्कूल बड़ी वाह होती थी। तो मुझे ज़रा बताएं वहाँ का क्या सीन? हमारा स्कूल जाफ़र पब्लिक स्कूल असल में, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वहाँ से, मतलब हर छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी वो रिकग्नाइज़ किया जाता है। और अब स्कूल गया नहीं, मतलब कल खेल के आया और फिर आज मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। सो अब स्कूल जाऊँगा तो फिर अलग ही माहौल होगा, बस इसके लिए एक्साइटेड, अलग से एक एक्साइटेडनेस है, मतलब ज़बरदस्त। अच्छा, अब आगे क्या कंपटीशन है और क्या एक्सपेक्टेशन है आगे? अब हमने ये यूथ चैम्पियनशिप खेल ली, अब नवंबर में ही, मतलब मिड नवंबर में इंशाल्लाह अगर वीज़ा लग गया तो इंडिया जाने का प्लान हो रहा है एशियन यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप खेलने के लिए। सो उसके लिए अब वापस तैयारी शुरू कर दी है, मतलब अब फ्लो बना हुआ है तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। सो अब तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, वैसे जब भी कोई इस तरह का स्पोर्टिंग टैलेंट आता है हमारे पास, तो हम उससे मैं ज़रूर ये पूछता हूँ कि जी देखें, आप क्रिकेट मैच हैं, हॉकी मैच हैं, तो आप पढ़ाई अपनी कैसे लेके चलते हैं, लेकिन ये जो गेम्स हैं ये तो आपको पढ़ाई में कितना एड करते होंगे? हाँ, ये आपकी वो वोकेबलरी में इजाफा करते हैं, और दूसरी बात मैथमेटिक्स, आपके स्किल्स अच्छे होते हैं आपके, वो आपका यार स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रेटेजिकल बेस्ड होता है, तो आपके माइंड स्किल्स भी बहुत शार्प हो जाते हैं। सो काफ़ी हेल्प हो जाती है पढ़ाई में भी। चलें, एंड हाउ आर यू इन स्टडीज़? पहले अच्छा हुआ करता था, अब एवरेज हो गया हूँ, लेकिन पहले अच्छा हुआ करता था। चले, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई, आपका ये स्पोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप करें, उससे ना सिर्फ आपका, आपके स्कूल, आपके पेरेंट्स का, बल्कि मुल्क का भी इसी तरह नाम रोशन होता रहा। हम बात कर लेते हैं सोने की, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, हालात ख़राब हो गए हैं, जिसके बाद अब हमने ये देखा कि तकरीबन हर ब्राइडल जो है और हर जो खातून है जो कि शादी में या कहीं पर भी जाने का सोचती है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर करती है।
और बहुत सारी शादियां वैसी हैं जहाँ पर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखते हैं, और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कोई सस्ती नहीं होती है, बहुत महंगी होती है। लेकिन इस ज्वेलरी का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, कौन से डिज़ाइन है जो कि बहुत ज़्यादा इन है। बिकॉज मुझे याद है मेरी शादी जब थी तब चौकर बहुत ज़्यादा इन था, उसके अलावा जनाब वो कड़े बड़े इन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो कि बड़े पुराने से होते हैं ना, अम्माओं वाले सादी सादी चूड़ियों वाले, तो वो अभी भी इन है क्योंकि अभी भी हमारी माओ को वही चीज़ें पसंद है। सो हमारे साथ इस वक्त जो हैं वो ज्वेलरी डिज़ाइनर और ड्रेस डिज़ाइनर ज़ैनब यूसुफ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ैनब, ये सब ज्वेलरी आपने खुद डिज़ाइन की है? जी, मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ और मैं ड्रेसेस भी डिज़ाइन करती हूँ। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ब्राइडल्स आपके पास आती हैं, स्पेशली मैं ब्राइडल्स की पहले इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज हमें पता है कि शादी सीजन इन हो चुका है, नवंबर दिसंबर, तो पाकिस्तान में कितना शादियों का महीना होता है। तो मुझे ये बताएं कि जो ब्राइडल्स आपके पास आती हैं उनकी डिमांड अब क्या होती है? सोने से हट गए हैं बहुत सारे लोग, अब चाहते हैं कि आर्टिफिशियल पहने, तो डिमांड क्या है? मैं एक्चुअली प्योर सिल्वर ज्वेलरी बनाती हूँ, तो मेरी जो ज्वेलरी है वो डायमंड के मोल्ड में बनती है, तो उसकी फिनिश और उसकी जो लुक है वो बिल्कुल डायमंड्स की है। ठीक है। तो जी, मेरे पास आते हैं लोग, काफ़ी अपनी शादियों पे पहनते हैं, मंगनियों पे पहनते हैं, निकाह पे पहनते हैं, तो मैं हर उस टाइप की डिमांड को केटर करती हूँ। और वैसे तो ज़्यादातर ख़वातीन बहुत शौकीन होती हैं, तो वो ज़्यादातर ख़ुद भी पहनना चाहती हैं। अब शादियाँ आ रही हैं तो सेट्स अपने जोड़ों के साथ मैचिंग करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हमने देखा कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ था ये चौकर का ना, कि लाइक आपने चौकर बैन गला है, आपने चौकर पहन लिया, डीप गला है, आपने चौकर पहन लिया। ब्राइडल्स में भी हमने देखा, इवन मैंने अपने वलीमे पे चौकर वेयर किया। तो ये जो एक ट्रेंड पुराना, क्योंकि मेरी अम्मा बताती हैं उनके टाइम पे था और ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है, तो अब आई थिंक 1-1.5 साल में थोड़ा सा और चेंज हुआ है, तो वो क्या चेंज है? अब ये है कि लेयरिंग का फैशन है। एक आप चोकर पहनते हैं, उसके साथ आप एक हार भी पहनते हैं। जी, और मैं ये फील करती हूँ कि वक्त के साथ साथ थोड़ा ज्वेलरी बहुत रिवाइव हो रही है और ज़्यादा हैवी पहनना अब लोग पसंद करते हैं और वो एक लुक भी कंप्लीट होती है। सही है। तो आई थिंक कि उसमें काफ़ी आपके ऑप्शंस होते हैं। या तो आप जिस तरह ये वाला आप देखें, इसमें एक हार है तो इसके साथ चोकर भी है, हार भी, आप दोनों भी पहन सकते हैं या ईदर भी, मतलब या ये या वो, तो इसमें काफ़ी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे अभी आपने कहा कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं, सिल्वर का ज़्यादा काम है, तो डिमांड इसी चीज़ की है आजकल? मेरे ख्याल में सिल्वर की डिमांड कोविड के बाद ज़्यादा है। मैंने उससे पहले गोल्ड सेट्स भी किए थे, लेकिन अब चूंकि जैसे, और ऊपर से आई थिंक पीपल लाइक के वो कुछ चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें वो क्वांटिटी भी ले सकते हैं, ऑप्शंस भी ले सकते हैं, तो आई लाइक कि मैं अपने क्लाइंट्स को ऑप्शंस दूं और बिल्कुल मेरी जो लुक है वो गोल्ड की लुक होती है। ज़रा मुझे ये बताएं कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं और उसके हिसाब से फिर आपके कपड़े भी चेंज होते हैं, आप द वे यू वेयर द ज्वेलरी वो भी चेंज होता है। क्या ये ज्वेलरी का ट्रेंड मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द वेदर एज वेल? मुझे लगता है ज्वेलरी इतना मौसम से अफेक्ट नहीं होती क्योंकि एक लग्जरी गुड है, तो एक लग्जरी प्रोडक्ट है ये। वो है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, अगर किसी ने मतलब शादी कोई ब्राइडल है तो वो लाइक अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यू गो फॉर लाइटर ज्वेलरी, अगर बहुत सर्दी है, अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन हैं तो यस, बट अदरवाइज ये ऐसा एक शौक है ना कि आप मतलब लेडीज़ इतना केयर नहीं करती कि सर्दी है गर्मी है, क्योंकि उनको कोई चीज़ ब्यूटीफुल लगती है तो वो पहनती हैं। कहते हैं ना, खवातीन को तो शादियों में सर्दी भी नहीं लगती है ना, स्लीवलेस भी पहन के चलते हैं, तो सर्दी के मौसम में भी सर्दी लग रही होती है। अच्छा ज़्यादा मुझे बताएं, जैसे कि ये वाला सेट है, मैं चाहूँगी ज़रा इसको हम कैमरे से जूम करें। अगर ये सेट कोई खातून खरीदना चाह रही हैं तो वो लाइक, चूँकि ये चीज़ ऐसी है जो कि आप बारात पे इजीली वेयर कर सकते हैं, आप अपनी इंगेजमेंट पे पहन सकते हैं, तो क्या प्राइस होंगे इसके? मैंने अपने प्राइसेस काफ़ी लो रखे हैं, क्योंकि होता है ना बजट का बड़ा इशू होता है खवातीन को। बिल्कुल, तो आई वुड से कि मेरे सेट्स जो हैं वो 25 to 40 हैं। अच्छा। और वो भी 40 वो जो बहुत हैवी सेट होगा। अच्छा। जैसे उसमें टीका भी होगा, झूमर, एवरीथिंग, तो मैं अपने प्राइसेस मैंने काफ़ी रीजनेबल रखे हैं। जी, ये लिटरली बहुत रीजनेबल है भाई। अगर आप खालिस लेने जाएं और गोल्ड भी लेने जाएं तो 3.5 से 4 तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा ज़रा एक और चीज़ मुझे बताएंगी, जो बड़ी बड़ी रिंग्स हैं, मेरी अम्मी को बड़ा शौक है बड़ी रिंग्स पहनने का, ये बहुत पुराना ट्रेंड है ना, लेकिन ये अभी तक चलता आ रहा है, तो क्या रिंग्स के डिज़ाइन में भी कुछ चेंजिंग्स आती हैं, या कोई लड़कियाँ आपके पास लेकर आती हैं जैसे कॉइन रिंग्स होती हैं, अक्सर रिंग होती है जिस पे क्वीन बनी हुई है, या कोई आपके
नाम का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो इस तरह की भी डिमांड्स होती हैं? जी, काफ़ी लोग ट्रेंडी चीज़ें लाते हैं और ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल ट्रेंड से भी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि इतना यूनिवर्सल एक है ना, मतलब एलिमेंट है। तो मेरी क्लाइंट्स जैसे बाहर भी हैं, वो भी एक ऐसी बात मैंने नोट की है कि जो ज्वेलरी है वो हर कोई, खूबसूरत ज्वेलरी हर कोई लाइक करता है। और आप सही कह रही हैं, कुछ ज्वेलरी मुगल ज्वेलरी से भी इंस्पायर्ड है, और वही क्लासिक डिज़ाइन है वो चलते आ रहे हैं। कुछ थोड़े मॉडर्न हैं, लेकिन वो आप हर तरह के लिबास के साथ पहन सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, चूँकि आप ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो कि ऑफिस गोइंग है या डेली बेसिस पे उनका बाहर निकलना है, अब चूँकि सर्दियाँ हैं ना, आपने एक सूट पहना, ऊपर शॉल ली, ठीक है, अब वो गले में ऐसा हल्का क्या पहने या किस तरह के इयररिंग्स पहने कि बड़ा एलिगेंट सा लुक है उनका? मेरे पास उस टाइप की बहुत चीज़ें हैं। एक छोटा पेंडेंट हो जाए, ठीक है, और टॉप्स हो जाएं छोटे। अगर वो जूम इन करेंगे तो एक सॉलिटेयर के टॉप्स यहाँ पे होंगे। तो वो एक ऐसी क्लासिक चीज़ है कि आप अगर सुबह काम के लिए पहन के निकलें, उसके बाद अगर कोई फ्रेंड एकदम लंच पे बुला ले तो आप सॉर्ट ऑफ रेडी हैं लंच के लिए भी। और अगर कोई जैसे आपने शाम में एकदम कहीं जाना, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने थोड़ा सा अपना मेकअप टचअप करके, अगर आपके, क्योंकि मैं कोऑर्ड सेट्स भी करती हूँ, कोऑर्डिनेटेड सेट्स, तो इतने ज़रूरी नहीं हैवी हों, वो प्लेन भी है मेरे पास बेल्ट के साथ। तो आपने साथ शॉल लगा ली, थोड़ी सी आपने टॉप्स थोड़े बड़े पहन लिए, साथ बैंगल पहन ली, तो आपको एकदम से मैं बिलीव करती हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड क्विक गेटिंग रेडी में, ताकि यू नो उसमें टाइम से, वो आजकल लेडीज़ जॉब करती हैं, बहुत कमिटमेंट्स होते हैं, तो आपने एक ही आउटफिट को मतलब थ्रू आउट द डे पहन लिया। इयररिंग्स भी, ज्वेलरी भी आपने थ्रू आउट द डे पहन ली। तो उस तरह माशाल्लाह मेरी ज्वेलरी काफ़ी पसंद की जाती, वर्सेटाइल है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि कुछ ख़वातीन होती हैं, लाइक जैसे कि आपने जूड़ा बांधा ना, और आप कहते हैं कि जूड़ा बांधने के साथ आप इयररिंग्स थोड़े से हैवी पहने, लेकिन आप गला खाली छोड़ दें, गले में आप कुछ ना पहने, तो वो आप इयररिंग्स पहने तो वो कवर हो जाता है। कुछ ख़वातीनें करती हैं कि गले में आपने कोई भरी हुई चीज़ पहनी, छोटे छोटे से इयररिंग्स, या फिर आपने नहीं भी पहने। तो मैं चाह रही हूँ कि आप ज़रा उन ख़वातीन को भी गाइड करें, चूँकि आगे अगेन फिर वही बात है कि शादियों का सीज़न है, तो अगर आप बारात पे जूड़ा बना रहे हैं, ये साइड जूड़ा है, या आप मेहंदी पे अगर टेल कर रहे हैं, तो उसके साथ किस तरह के इयररिंग्स अच्छे लगेंगे? ये अगेन मैं कहूँगी पर्सनल प्रेफरेंस पे है। कभी कभी मैंने नोट किया है कि कोई जूड़े के साथ लॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, तो आप एक यू कैन मेक अ स्टाइलिश स्टेटमेंट। ठीक है। और कई लोगों के फेसेस पे टॉप्स जूड़े के साथ अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बहुत, मुझे जो बहुत खूबसूरत लगती है कि आपने इयररिंग्स कुछ भी नहीं पहना, एक बहुत बड़ा सा गले में आपने एक स्टेटमेंट पीस पहना जो बहुत ज़्यादा हैवी हो, तो वो भी एक स्टाइल स्टेटमेंट लगता है कि आपने बिल्कुल मतलब इयररिंग्स कुछ नहीं और आपने एक बड़ा सा एक हैवी पीस पहना है, लाइक क्लासिक मुग़ल टाइप का, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की नज़र जाती है। वो भी एक तरीका है पहनने का। सही है। तो मैं ये कहूँगी कि कोई एक सही तरीका नहीं, उसमें होता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है और आपका स्टाइल क्या है और आप किस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, सही। तो टॉप्स भी अच्छे लगते हैं, वैसे सेफर बेट है कि टॉप्स। अच्छा, अब ये ऑलरेडी ये बड़ा खालिसतन ख़ातीन का टॉपिक है, बट अब हम देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, जैसे आप जिक्र कर रही हैं मुग़ल जो है स्टाइल, अभी हालिया दिनों में टर्किश स्टाइल जो है वो जी बड़ा वो हुआ, तो उस पर थोड़ा सा बताएं कि वो लोग जो है वो हलीमे की तरह इस तरह जो थी वो, एंड टर्किश सुल्तान रिंग्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, तो प्लीज़ इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं। वो भी जैसे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं टर्किश ज्वेलरी से भी इंस्पायर्ड हूँ, तो वो कुछ आप पीसेस देखेंगे, वो क्रश्ड रूबीज़ वाले जो और कुछ रिंग्स भी मेरी हैं, तो वो हमारे अपने कल्चर में भी मत्था पट्टी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखा जाए हमारे कल्चर में। और जो उनकी रिंग्स हैं वो कॉकटेल रिंग्स कहलाती हैं, तो वो काफ़ी मेरे पीसेस में भी वो वही रिंग्स नहीं है लेकिन उस स्टाइल की हैं। उसमें होता है कि एक आपने बहुत बड़ी रिंग पहनी हो, तो वो भी बहुत ख़ास अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश और ग्रैंड लुक आता है। सही है। तो अच्छा ज़ैनब, एक हाथ में आपने बड़ी रिंग पहनी है, ठीक है, उस हाथ में क्या लाइक आपने जी अपनी एंगेजमेंट जो आपकी फिंगर है, रिंग वाली फिंगर है, उसमें आपने एक बड़ी रिंग पहनी है, बाकी उंगलियों में कुछ पहनने की ज़रूरत है आपको? मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आपने इतनी सारी अंगूठियाँ पहनी है एक साथ ना, कि बड़ी अंगूठी भी पहनी है, छोटी छोटी अंगूठियाँ भी पहनी है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ख़वातीन का शौक है, ये फिर ट्रेंड भी है, मेहंदी पे अमूमन हम बड़ी अंगूठियाँ पहनते हैं, या तो हाथ की बनी हुई हैं या कोई फूल की बनी हुई है, तो मैं इस लिहाज से पूछना चाह रही हूँ। मैं जैसे ये कहूँगी, अगर आप एक स्टेटमेंट रिंग पहन रही हैं, जिसको कॉकटेल रिंग जो भी आप ग्रैंड सीख, तो
अगर आप चाहते वही आपका एक मतलब पीस हो तो उस साथ में आप फिर और कुछ ना पहने। ठीक है। अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेटेड रिंग्स हैं यानी उससे मिलती जुलती, जैसे मैं कहूँगी जैसे एक पेयर अच्छा बन रहा है, एक थीम है, तो उसमें फिर अगर आप दो भी पहनेंगे, एक हाथ में मिलती जुलती रूबीज का लुक है तो वो भी बहुत अच्छा प्रिटी लगता है। आजकल मैंने नोट किया मैचिंग को बहुत लाइक करते हैं, तो अगर आपने एक पहना हो या 2-3 चीज़ें रिंग्स पहनी हो, सेम कलर में हो या सेम स्टोन्स हों, तो वो बहुत प्रिटी लगता है। सही है जी। अच्छा मुझे बताएं कॉम्प्लेक्शन का कितना किरदार होता है आपकी ज्वेलरी सिलेक्शन में? लाइक बहुत चिट्टा गोरा रंग है तो क्या आप जैसे मतलब ये पहने कि जी डार्क कलर्स के आप इयररिंग्स पहन रहे हैं, या आपका डल कॉम्प्लेक्शन है तो उस लिहाज से अगर आप इयररिंग्स की कलेक्शन या स्पेशली रिंग्स की हाथों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जैसे नेल पेंट की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है डल कॉम्प्लेक्शन के हाथों पे, फेयर कॉम्प्लेक्शन के हाथों पे, तो क्या ज्वेलरी का भी कोई एलिमेंट होता है? ज्वेलरी का मैं फील करती हूँ जो जेम स्टोन्स होते हैं, जो जेम कलर्स हैं ओरिजिनल हमारे, जैसे एमरल्ड हुआ, सैफायर हुआ, रूबी हुआ, मुझे फील होता है कि वो यूनिवर्सल कलर्स हैं क्योंकि वो कुदरती स्टोन है तो वो हर औरत पे खूबसूरत लगता है। और मेरी चूँकि ज्वेलरी है सेमी प्रेशस, क्योंकि आपको पता है एमरल्ड्स कितने एक्सपेंसिव है, मैं जेड या उसके बाद जो भी सेमी प्रेशस उसके बाद आता है, तो मेरे कलर्स उनसे मतलब सैफायर से मिलते जुलते हैं, नेक्स्ट टू द रियल स्टोन के कलर होते हैं। आई फील कि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये स्टोन्स हर औरत पे, हर कम्प्लेक्शन पे खूबसूरत लगते हैं जी। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ ज़ैनब, आप ये जो आप काम कर रही हैं कितने अरसे से कर रही हैं? मैं ज्वेलरी का काम मैंने बहुत साल पहले अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शुरू किया था और इस बात को मेरे ख्याल में कोई 7-8 साल हो गए हैं। फिर वो मूव हो गई लाहौर, तो फिर मैंने अपना काम कंटिन्यू किया, तो आई थिंक इसको 7-8 साल तो हो गए होंगे जी। मैंने अच्छा बहुत सारी खातीन जो कि ये तो देख के इंस्पायर हो ही रही होंगी कि जी इतना सारा अच्छा कलेक्शन है, थोड़ा सा ये भी बताएं कि अगर कोई इस डिसिप्लिन में काम करना चाहे जी उसको कितना टाइम लगेगा, क्या आप बताएंगी उन खातीन एंटरप्रेन्योर्स को जो कि करना चाहती हैं इसमें? मर्दों को भी बता सकती हैं जी। आजकल तो मर्द एंड लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों आपके पैशन की बात है, और ये है कि आई थिंक इस फील्ड में बहुत स्कोप है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है मैं बिलीव करती हूँ आपके पैशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका किसी चीज़ में फ्लेयर है, पैशन है, आपका स्टाइल है, एस्थेटिक है। अब मैंने इन दिस से आर्ट एंड डिज़ाइन में ग्रेजुएट किया, तो ये चीज़ मुझे नेचुरल फील होता है डिज़ाइन के राउंड बैठना, कपड़े, ये एस्थेटिक्स में। तो इसमें यह है कि आपको ज़ाहिर है कोई भी फील्ड हो उसमें आपको अपना 100% देना होता है और बहुत मेहनत होती है, क्योंकि इसमें ऑर्डर्स, ये एग्जीबिशंस, तो मैं सब चीज़ अभी तक सिंगल हैंडेडली कर रही हूँ माशाल्लाह जी। तो आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है वो घर बैठ के भी कर सकते हैं। ट्रेंडी ज्वेलरी जो कि है आप उसकी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये हम खवातीन ही समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम होता है कि जब आप मियाँ आवाज़ें दे रहे होते हैं ना, आप बहुत समझ हम भी सकते हैं कि कानों में क्या पहना है, अपने हाथों में क्या, 1.5 घंटा एक पीस पे लगेगा तो समझ हम भी सकते हैं। तो बहुत सारी एंटिकिटीज हमने अपने सामने रखी। अब हम आपको बताने वाले कि आप मजीद कैसे फ्रेश हो सकते हैं, आपका हफ्ता, आपका आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा। ज्वाइन आप हमें कर सकते हैं। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, किस्मत के सितारे, क्योंकि इस चीज़ का जो है ना थोड़ा ताल्लुक सितारों से भी होता है, तो क्या वो कहते हैं। टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लोगों के बारे में बताएं, लोग ठीक होंगे या नहीं? मतलब मैं वही सवाल कि भाई जो लोगों की परेशानियाँ होती है ना। अच्छा वैसे जब लोग आते हैं आपके पास, सबसे ज़्यादा सवाल क्या होता है? देखिए, फीमेल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादातर रिलेशनशिप के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं। और मेल जो है वो ऑब्वियसली काम से रिलेटेड उनके इश्यूज़ होते हैं, बिजनेस, कैरियर, फाइनेंसेस। जाहिर है वो अपने घर का पूरे एक जिम्मेदारी उन पे होती है, तो वो ज़्यादा उनको कंसर्न होता है। बाकी फीमेल्स का यही, शादी, जिनकी शादी नहीं होती है वो शादी के लिए परेशान होते हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती है वो शादी के बाद के मसाइल से। वो ये कहते हैं आपसे आगे दूसरी शादी के बारे में जी बताएंगे, अपने दूसरी शादी करनी है, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। जो खवातीन है ज़ाहिर है उनकी जिनकी डिवोर्स हो चुकी है या विडो है, तो वो दूसरी शादी करने के बारे में ऑब्वियसली पूछते हैं। जो मेल हैं, मर्द हजरात हैं, वो भी शादीशुदा हो भी दूसरी शादी के बारे में पूछते हैं, अगर नहीं है तो भी
पूछते हैं। चलें जी, हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप फोन उठा सकते हैं, कॉल मिला सकते हैं। आपने करना ये अपना नाम कौन सा और अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें, पूरा नाम बताइए और सवाल जरूर पूछना है आपने। रेलिवेंट क्वेश्चन बताए ना कि भाई आपका सवाल आपके कारोबार से मुतालिक है, रिश्ते से मुतालिक है, बाहर जाने से, बाहर वापस आने से, जो भी मुतालिक आपका सवाल है वो सवाल ऐसा ना हो कि नाम और आप डेट ऑफ बर्थ बता दें फिर हम क्या करें, आपको बर्थडे विश कर दें आपको। तो भैया और सबसे जरूरी बात है कि जब आप फोन मिलाएंगे तो प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, ना आपका सवाल हमें समझ आ पाता है और ना ही हमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ समझ आती है। अच्छा, चूंकि मैं आपसे हमेशा ये पूछती हूँ कि जी ये जो कार्ड्स हैं कि इनका ताल्लुक हमारे स्टार हाउसेस से होता है या नहीं, तो किसका सितारा जो है, कौन सा स्टार इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दिश में है? ज्यादा गर्दिश में कौन से हैं? 2-3 सितारे हैं। अच्छा। जो सूरज ग्रहण अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसकी वजह से लियो जो है ऑब्वियसली सन से रिलेटेड है, तो उसका जो प्लैनेट होता है लियो का सन होता है, तो वो इफ़ेक्ट हुआ है मेनली। जो इफ़ेक्ट हुआ है लियो, और उसके साथ साथ जो एरीज है जिनका प्लैनेट जो है वो फायर है, एलिमेंट जो है फायर है, तो एरीज है, सेजिटेरियस हो गया, उसके साथ साथ जो है लिब्रा, ये 3-4 स्टार्स जो हैं और वर्गोस का बता दें, मैंने हाथ खड़ा कर दिए, मैं वर्गोस वैसे जब भी मैंने वर्गो जो है बड़ा अच्छा जा रहा है यार, वर्गो तो हां आप वर्गो हैं 7 सितंबर भाई, ये तो वर्गो कहते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था भाई, मैं बोलूं कि आप इतनी ब्रिलियंट क्यों हैं? नंबर वैसे देखिए ना, आपका 7 नंबर बनता है, ये लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, और वर्गो वाले वैसे भी हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़े फोकस होकर काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर स्टार में कुछ खूबियां भी हैं तो खामियां भी हैं। तो वर्गो वाले जो हैं वो ज़्यादा जो है स्टबन होते हैं, यानी कि ज़िद्दी बहुत होते हैं। ये मेरे घर वालों से मेरी अम्मी अभी देख रही होंगी कि दिल की बात की है, कितनी ज़िद्दी हमारी बेटी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाए ना एक दफ़ा, वो जब तक वो कर ना लें, जब तक उनको सुकून चैन नहीं मिलता। तो ये हर ऑब्वियसली हर स्टार की अपनी एक वो खूबी और खामी होती है। सही है। स्कॉर्पियो के हवाले से, स्कॉर्पियो मेरा अपना स्टार स्कॉर्पियो है, तो ये वाटर साइन होता है एलिमेंट। ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशंस जो है इनकी वीकनेसेस होती है, सेंसिटिव होते हैं, और जासूस भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर जासूसी करवानी है तो स्कॉर्पियन से करवा ले। आपका स्टार तो नहीं है स्कॉर्पियो? ओके, नहीं मेरा नहीं है, बस थोड़े बच्चे। मिसेस तारिक फैसलाबाद से। जी मिसेस तारिक, बताइए अपना आप पूरा नाम बता दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड योर क्वेश्चन प्लीज। जी मिसेस तारिक। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो जी आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। सवाल प्लीज कीजिए, क्या पूछना चाह रही है? बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बेटी की शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक औलाद का मामला नहीं है कोई भी। अच्छा, बेटी का नाम प्लीज बताइए। नम्रा। नम्रा। डेट ऑफ बर्थ अगर बता दें। अगर 17 सितंबर। 17 सितंबर। ईयर क्या है? 1993। अच्छा, औलाद के बारे में ये पूछना चाह रही हैं, तो देखिए थोड़ी मुझे लगता है कि नम्रा में कमज़ोरी नज़र आ रही है, कोई इनर वीकनेस नज़र आ रही है, और प्रॉपर उनको जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल औलाद मुझे नज़र आ रही है, 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन आपको लग के ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी कोताही हुई या कमी रह गई तो ऑब्वियसली फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। होंगी। सही है। और अगेन वही बात कि ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन कोशिश भी आपकी पूरी होनी चाहिए, राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखिए आप बाद में ये ना, अल्लाह ताला के हाथ में तो हर चीज़ है, ठीक है, हम उनके जो है हुक्म के या उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जाहिर है हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हमें किस तरीके से डायरेक्शन में जाना है। हम ना मुझे लगता है कि हम ना बहैसियत इंसान समझ नहीं पाते हैं कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है। हम कभी कभी गलत ट्रैक चूज कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, और फिर इन्हीं ट्रैक्स की वजह से आपके पैसे भी जाया हो रहे होते हैं, आपका वक्त भी जाया हो रहा होता है। तो प्लीज आप एटलीस्ट किसी से पूछ लें, कंसर्न करें, लेकिन वो भी सही बंदा हो। जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड्स आपको फ्यूचर के बारे में बताएं कि आगे मुस्तकबिल में आपके क्या होगा। आप इसको एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। आप ये आपको गाइड कर सकता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को थोड़ी सी चेंज लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। अच्छा उनसा अमूमन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी जब आप कार्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछते हैं
मैंने ये चीज़ बहुत सारे लोगों से सुनी है और चूँकि उन्होंने देखा कि आप हमारे प्रोग्राम में आते तो मुझे कहा गया कि मैं आपसे पूछूं, क्या इनका कनेक्शन आपके हाथों की लकीरों से, या फिर ये कहते हैं कि जी आपके पैरों की लकीरें भी बताती हैं कि आपका सफ़र क्या रहेगा, आपके हाथों की लकीरें बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नॉलेज क्या है। देखिए हाथों की लकीरों का एक अलग, ये उससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये पैरों से नहीं है, ना ही एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। मोहम्मद आबिद साहब हैं रावलपिंडी से। जी आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइए आपका सवाल क्या है सर? जी आबिद साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी जी आबिद साहब अपना सवाल बताइए प्लीज। हेलो जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्लीज सवाल बताइए। सवाल तो लेडीज बात कर। ठीक है, चलें जी, दोबारा आप कॉल में ला लें, दोबारा आप ट्राई कर लें। और अगेन वही कि जब आप कॉल करें तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ आप कम कर, ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंचे, और अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, इवन अगर आप अपनी बेटी बेटे के बारे में भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर बेटे का नाम और बेटे की डेट ऑफ बर्थ और जो उनका ईयर है वो प्लीज़ ज़रा, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम होता है तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, सवाल सोच के फिर जो है ना, फिर आप कॉल करें कि सवाल आपने करना क्या है। अच्छा, तो जो चीज़ हम जिस पे बात कर रहे थे, जी हाथों की लकीरों के बारे में आप बात कर रही थी। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक अलग है, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं, टैरो कार्ड्स की अपनी फिगर्स होती हैं, हाथों की लकीरों का एक अलग इल्म है। तो हम बिल्कुल कनेक्टेड जरूर होते हैं लेकिन अलग अलग इनके। अच्छा, लेकिन जो आपके हाउस, जो आपके स्टार हाउसेज होते हैं, ये सारे इम्पैक्ट एक ही तरह से करते हैं, वो चाहे आप कार्ड्स के थ्रू पूछें या आप अपना जायचा बनवा के पूछें, वो सब कुछ एक ही। देखिए आपकी किस्मत तो एक ही होगी ना, और मुख्तलिफ लोग जिनको जिस तरीके से नॉलेज है वो उस तरीके से बताएंगे। अब एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं, जायचा होता है, जैसे बर्थ चार्ट बनता है, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से मिल के कैलकुलेट करके और फिर वो एक बर्थ चार्ट बनता है। उसमें बताया जाता है मुख्तलिफ हाउसेज होते हैं। फर्स्ट जो हाउस होता है असेंडेंट होता है, सेकंड फाइनेंसिस का होता है। इस तरह 12 जो हाउसेज होते हैं मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो है, और नज़र बद है, जादू टोना है, या सफ़र है, या हेल्थ है। तो हर हाउस जो है वो मुख्तलिफ तरीके से एक चीज़ दूसरा मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट मी, देखिए हम सबको इस वक्त हम दुआ कर रहे हैं हमारी टीम के लिए कि अल्लाह मियां किसी तरीके से कुछ बारिश हो जाए, किसी तरीके से हार जाए, मैं बता देती दिल की आवाज़, भारत हार जाए। हमारी टीम के कुछ कार्ड्स हैं, कुछ अगर आप हमें कुछ बता सकें। जी, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रेडिक्शंस की हैं, और पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ था तो बड़े अब सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो टॉस की जो प्रेडिक्शन थी बड़ी मेरी सही हो गई थी, इंडिया ने टॉस जीता था। लेकिन अब ये है कि पोजीशन तो बड़ी वीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए एनर्जी बड़ी स्लो है, हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि बड़ी मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान टीम की जो उनको देनी चाहिए, तो बहुत स्लो परफॉर्म कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा, इनको कोई सपोर्ट चाहिए किसी चीज की, किसी चीज की। क्या मुझे लगता है कि या तो पाकिस्तानी टीम को नजरे बद भी है, नजर लगी हुई है, कोई जो उनके सितारे हैं ना पाकिस्तानी टीम के वो जरा खराब चल रहे हैं, गर्दिश में है। ये किसी और को नजर नहीं लग रही, भाई हमारे बाबर को क्यों नजर लग गई है? देखिए अच्छे बाबर हमारे। ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ये कार्ड फोकस का कार्ड भी होता है कि जितना फोकस होना चाहिए काम में, परफॉर्मेंस में, उतना नहीं है फोकस। हालांकि मुझे लगता है कि ये टीम जो है वो अभी भी लोगों की फेवरेट है। अच्छा। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं आपके प्लेयर्स को, आपकी क्रिकेट टीम को। जिस तरीके से क्रिकेट देखी जाती है पाकिस्तान में, अभी भी फेम नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं उनसा कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। हमारे हैं इतने, हमारे क्या ये वाले कार्ड्स निकल ये निकला है कार्ड्स। अब ये उनसा के फेस एक्सप्रेशन ना कुछ ऐसे अजीब से हो रहे हैं क्या? हाँ, एक्चुअली कार्ड्स ऐसे आते हैं तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती ना। लेकिन देखिए कार्ड्स हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। देखें, आप खुद देखें कार्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ी टीम जो है ना वो इनसिक्योर नज़र आ रही है, स्टक नज़र आ रही है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है वो मैच को आगे लेके जाया जाए या सेमीफाइनल में तक पहुंचा जाए। इनको है बहुत ज़्यादा कि आगे तक बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत मुश्किल से अगर गई भी तो सेमीफाइनल में जाएगी, वो भी दुआओं से। यही आप जान से बिछा लो और दुआ करना शुरू कर दें कि अल्लाह प्लीज हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि फाइनल तक पहुंचेगी। अगर पहुंची तो मुश्किल जो है सेमीफाइनल पहुंचेगी। अगर हम सब मिलके दुआ करेंगे तो शायद, या तो दुआ करने की बारिश हो जाए, दुआ कर ले भारत हार जाए, दुआ करने की मौजूदा हो जाए कि हम किसी तरह लगे जाए सेमीफाइनल। चले सेमी देखें, जो सिचुएशन बनी है इस वक्त, बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि हम सेमीफाइनल तक जाएं, वो अब ये चाह रहे हैं कि देखें नहीं जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स जो कि अपने सबसे पहला निकाला था, एनर्जी भी लो लग रही है, वो तो हमें लग ही रहा है लो लग रही है। फिर उनसे ये किसी की नजर नहीं है, उनकी अपनी नजर उन्हें लगी है, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाह रहे वो। एनर्जी लो है, और लो है इसीलिए तो हम जिम्बाब्वे से हार गए। अब और क्या ही एनर्जी लो होगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो जी, सितारे और कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो तो हमने आपको बताया। आज के लिए हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।